हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। देखिए, अगस्त का महीने का करंट अफेयर्स आ चुका है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक है आपका वो है पॉलिटी रिलेटेड, जिसमें कि पहला है कास्ट सेंसस, दूसरा है डिक्लाइनिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ पार्लियामेंट, तीसरा है वुमेन इन जुडिशरी और चौथा गैम्बलिंग। हम लोग पहले इसे स्टार्ट करेंगे, साथ में नोट्स भी देखते जाएंगे, नोट्स भी बनाते जाएंगे ताकि आपको कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जो पहला पॉइंट है आपका वो है आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस। ठीक है, तो बात है कि अभी क्या हुआ है कि रिसेंटली बहुत ज़्यादा कास्ट सेंसस के ऊपर डिमांड आई है अलग अलग स्टेक होल्डर्स, अलग अलग ग्रुप्स के द्वारा। इसीलिए ये न्यूज़ में है क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ डिमांड कर रही है 2021 जो सेंसस जो होना चाहिए वो कास्ट बेस्ड एन्यूमरेशन पे, ऐसा उनका कहना है। तो ये आपका कास्ट सेंसस पे है। ठीक है, उसके बाद बात हमने समझ लिया कि क्यों है। अब समझते हैं वो क्या है ये कास्ट सेंसस। कास्ट सेंसस बेसिकली होता है कि आप कास्ट वाइज टैबुलेट करते हो पॉपुलेशन इन द सेंसस एक्सरसाइज। जो लास्ट सेंसस हुआ था वो आपका 1931 में हुआ था। इसको ब्रिटिशर्स ने फिर 1941 में बंद कर दिया। इंडिया जो पब्लिश करता है सेपरेट डाटा ऑन एससी और एसटी सिंस द फर्स्ट एक्सरसाइज इन इंडिपेंडेंस। ठीक है, लेकिन जो सेंसस जो है वो डाटा बाकी कास्ट के बारे में इंक्लूड नहीं करता। मतलब कि एससी प्लस एसटी इन लोगों का तो इंक्लूड करता है लेकिन बाकी कास्ट्स का नहीं करता है। ठीक है, तो पहले जो अटैम्प्ट्स हैं टुवर्ड्स कास्ट सेंसस वो देखते हैं। एक तो है सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 का। ठीक है, ये हुआ था आपका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ रूरल एंड अर्बन हाउस होल्ड और रैंकिंग ऑफ हाउस होल्ड बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड पैरामीटर्स। ये इसके 3 कंपोनेंट्स थे। पहला था रूरल एरिया, दूसरा अर्बन एरिया और तीसरा कास्ट सेंसस। ये इसका 3 कंपोनेंट था। ठीक है, फिर उसी तरह आपका जो बाकी एक और जो इम्पोर्टेंट कमीशन है जो कि आप मेंस में भी यूज़ कर सकते हो वो है रोहिणी कमीशन के द्वारा। रोहिणी कमीशन ने क्या किया था कि कैटेगराइजेशन विद इन ओबीसी, मतलब कि ओबीसी में भी जो अलग अलग ग्रुप्स हैं, कैटेगरीज हैं, उनको कैटेगराइजेशन करके पूरा इसका टारगेट था फॉर बेटर टारगेटेड सर्विस डिलीवरी। ठीक है, तो आपको इसमें याद रखना है कि एक तो ब्रिटिशर्स ने स्टॉप किया था सेंसस को। ठीक है, और अभी हम लोग एससी और एसटी का तो करते हैं लेकिन बाकी जो कास्ट है उनका नहीं करते। फिर आपको याद रखना पड़ेगा कि 2011 में हुआ था सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना पड़ेगा रोहिणी कमीशन के बारे में। इसको आप मेंस में भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपने समझा इस चीज़ को। और फिर बाकी रोहिणी कमीशन ने जो चार्ज लिया था उसके अनुसार उनके अनुसार was set up to examine the possibility of creating categories within OBC for reservation to equitable distribution, और साथ में एक मैकेनिज्म भी वर्कआउट करने के लिए सब कैटेगराइजेशन करने के लिए ओबीसी में। मतलब कि रोहिणी जो कमीशन बनी थी बेसिकली ओबीसीज पे डायरेक्टेड था उनका कि जो डिफरेंट कैटेगराइजेशन हो सके ओबीसीज के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से रोहिणी कमीशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। और अगर आप हिस्ट्री देखें, ठीक है, जो नेक्स्ट हम लोग का है वो है हिस्ट्री अगर देखें तो वो 1830 में पहला कंप्लीट सेंसस हुआ था इंडिया में, और ये आपका किया था हेनरी वॉल्टर ने इन ढाका। ठीक है, दूसरा फिर 1836 में आपका हुआ, मतलब 6 साल बाद आपका सेकेंड सेंसस हुआ। उसके बाद 1872 में पॉपुलरली लेबल्ड एज द फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस ऑफ इंडिया। ठीक है, 1872 वाले को कहा जाता है। फिर 1881 में आपका फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस इन इंडिया वाज हेल्ड 1881 में। फिर 1931 में लास्ट सेंसस दैट काउंटेड ओबीसी। फिर आपका 1953 में हुआ काका केलकर कमीशन बना था। द फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन वाज अपॉइंटेड। मतलब कि जो ये काका केलकर कमीशन था यही पहला नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन था। फिर आपका 1979 में हुआ
कि गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास कमीशन, जो कि आपका ना जानते हो एज अ मंडल कमीशन, ठीक है, जो कि एक बहुत ही पॉलिटिसाइज्ड इशू रहा है हमारा। तो 1979 में ये इनका अपॉइंटमेंट हुआ। फिर 1990 में जाके, मतलब कि ऐसा नहीं है कि जब ये अपॉइंटमेंट हुआ 1979, मतलब कि ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि आपका 10 साल से ज़्यादा का डिफरेंस था कमेटी बनने और उसके इम्प्लीमेंटेशन में, ठीक है। तो इस तरह से हमने समझा कि हिस्ट्री वाइज 1830, 1836, फिर 1872, 1881, 1931, 1953, 1979 और 1990, ठीक है। अगर हम देखें स्पेसिफिकेशन, तो एक दो धाराएं आपको दिखेंगे कास्ट सेंसस से रिलेट। एक तो है जो कि सपोर्ट करता है और एक जो है उसके अगेंस्ट है। तो दोनों का अंडरस्टैंडिंग होना आपके लिए ज़रूरी है। देखिए, जो आर्ग्यूमेंट्स हैं अगेंस्ट और फेवर, उनको साथ में समझते हैं। पहला है कि अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा ऑन कास्ट्स। तो जो एस्टिमेट्स है कास्ट का वो ऑलरेडी अवेलेबल है, मतलब कि जो बाकी सर्वेज हैं जैसे कि नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन हो गया या नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हो गया, ये ऑलरेडी कलेक्ट करती हैं डाटा। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास जो कास्ट डाटा वो है ही नहीं। और अगर आर्ग्यूमेंट फेवर करे तो फेवरिंग देखे तो इसमें देखो तो होगा कि सर्वे एक कोई सेंसस नहीं है, सर्वे इज़ नॉट द सेंसस, ठीक है। जो सर्वे बेस्ड एस्टिमेट्स अनलाइक द सेंसस, मतलब कि सर्वे आप ओवरऑल आपको इंटरनल और डीप डाटा नहीं देता, एक ऊपर का आइडिया देता है कि अच्छा ओवरऑल आप इतना इस तरह से चीज़ें हैं। लेकिन जब आप इंट्रिकेटली और डीपली जाओगे तो आपको उसमें सेंसस करने की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा है ऑपरेशनल चैलेंज। ऑपरेशनल चैलेंज देखो तो पोस्ट सेंसस क्लासिफिकेशन वर्क मे कॉज सम डिले इन रिलीज ऑफ द जनरल कास्ट टेबल्स, मतलब कि इतना डिटेल आप कलेक्ट करोगे कास्ट रिलेटेड, उसमें कुछ गड़बड़ियाँ भी होंगी, एरर भी होंगी, उसको ठीक करोगे, उसके बाद फिर आप रिलीज़ करोगे। तो इसमें बहुत सारे ऑपरेशनल चैलेंजेस हैं जो कि सेंसस के रिलीज़ में और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। हम लोग इस बार ऑलरेडी डिलेड है हमारे सेंसस में ड्यू टू कोविड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, और इसके बाद और ज़्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। साथ में अगर हम देखें फॉर सेंसस वाला पॉइंट ऑफ व्यू, तो इट इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस दैट सम सेंसस टेबल आर रिलीज्ड 5 or 7 years आफ्टर द सेंसस इज़ कम्प्लीटेड। तो देखा गया है कि सेंसस के कुछ डाटा बाद में भी रिलीज़ हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये कुछ नया है, ठीक है। उसके बाद है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स मतलब कि देखो कास्ट का कास्टाइजेशन और पॉलिटिक्स ऑलरेडी हो चुका है हमारे देश में। तो ये जो कास्टाइजेशन और पॉलिटिक्स को और ज़्यादा ग्रोथ मिलेगा और ज़्यादा ये स्ट्रेंथन होगा, जो कि हमारे यूनिटी और हमारे देश के लिए ख़राब है। क्योंकि जब लोग कास्ट के बेसिस पे वोट देते हैं इंस्टेड ऑफ वोटिंग ऑन डेवलपमेंट और डेवलपमेंट रिलेटेड इश्यूज़, तो वो गड़बड़ है देश के लिए, ठीक है। लेकिन इसका ऑपोजिट जो दूसरा व्यू है वो कहता है कि इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड पीपल्स सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस बाय कास्ट एंड सब कास्ट, क्योंकि आपके जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो बेटर डिज़ाइंड होगी, गवर्नेंस बेटर होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि कौन सा वीकर सेक्शन है, किसको ज़्यादा अच्छी पॉलिसीज़ होनी चाहिए, कहाँ पे किस सेक्शन के लिए कौन सा सेक्शन सबसे ज़्यादा पिछड़ा है। तो अकॉर्डिंगली यू कैन डिज़ाइन योर पॉलिसीज़। इसमें है कि इंदिरा साहनी का जो जजमेंट है ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिमांडेड दैट सच एविडेंस बी कलेक्टेड एवरी 10 years इन ऑर्डर टू स्क्रीन आउट द प्रिविलेज्ड कास्ट्स। मतलब कि जो कोर्ट का एक जजमेंट रहा है इंदिरा साहनी जजमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, उसमें भी ये बात कही गई है कि जो कोर्ट जो भी एविडेंस है, ठीक है, कोर्ट है डिमांडेड दैट सच एविडेंस भी कलेक्टेड एवरी 10 years, में हर 10 साल का एक डाटा होना चाहिए गवर्नमेंट के पास, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पे अगर दोनों पॉइंट ऑफ व्यू देखें। अब नेक्स्ट है राइज इन डिमांड फॉर रिजर्वेशन। कास्ट सेंसस वुड लीड टू क्लेमर फॉर हायर कोटास एंड रिमूवल ऑफ द 50% कैप ऑन रिजर्वेशन। देखिए, तो अभी क्या है कि जो रिजर्वेशन है हमारे देश में उसका एक कोटा है कि कोर्ट ने कहा है कि 50% से ज़्यादा आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते। विद इन 50% यू कैन गिव रिजर्वेशन बट नॉट बियॉन्ड दैट
वो आपका एलिजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो जब कास्ट सेंसस का डाटा होगा तो लोग कहेंगे कि यार ये सेक्शन तो बहुत पिछड़ा है, इसको और ज़्यादा रिजर्वेशन चाहिए, और उस बेसिस पे एक खुद को लेजिटिमाइज करने की कोशिश करेंगे। तो वो जो 50% का जो एक सीलिंग लगा हुआ है वो टूट सकता है। अगर इसका ऑपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो फिर आपका है कि absence of up-to-date caste data has not prevented demands from various social groups for quotas in public employment। लेकिन मतलब कि बात है कि ऑलरेडी कास्टाइजेशन हो चुका है हमारे देश का, पॉलिटिकल कास्टाइजेशन हो चुका है, और अलग अलग ग्रुप से ऑलरेडी डिमांड आ रहा है कि हमें जो एडुकेशन है या एम्प्लॉयमेंट है उसमें कोटा बढ़ाना चाहिए, रिजर्वेशन देना चाहिए, और ज़्यादा रिजर्वेशन देना चाहिए, जैसे आपके जाट्स हो गए, पटेल हो गए, मराठास हो गए। और ऐसा नहीं है कि इसका कोई एविडेंस है या प्रूफ है, विदाउट एनी एविडेंस, साइंटिफिक एविडेंस ये डिमांड हो रहा है, ठीक है। तो वे फॉरवर्ड इसका ये होगा कि देखिए हमने इसका हिस्ट्री समझा, उसके बाद हमने समझा इसका जो फॉर और अगेंस्ट है आर्ग्यूमेंट, ठीक है। फॉर और अगेंस्ट किस किस बेसिस पे, तो पहला कि अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा, अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा ऑन कास्ट, ठीक है। दूसरा ऑपरेशनल चैलेंजेस, ठीक है। तीसरा आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, फिर चौथा राइज इन डिमांड फॉर रिजर्वेशन। तो इन टॉपिक पे हमने ये समझा। अब वे फॉरवर्ड है इसके बाद ऑफ कोर्स कि आगे कैसे बढ़ना चाहिए, क्या हमारा व्यू पॉइंट होना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो अंडरस्टैंड यूटिलिटी ऑफ कास्ट डाटा, हमें समझना होगा कि डाटा जो है कास्ट रिलेटेड जो भी डाटा उसका यूटिलिटी क्या होगा। डिस्कशन शुड बी एंश्योर्ड ऑन द कास्ट डाटा दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब कि ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास डाटा ही नहीं है, डाटा तो है लेकिन उसका यूटिलिटी कैसे होगा, उस पर जो पॉलिसीज़ हैं कैसे बनेंगी, उस पर कोई डिस्कशन नहीं है। तो वो ज़रूरी है कि अंडरस्टैंड करना यूटिलिटी ऑफ कास्ट डाटा। दूसरा कि रीडिंग ऑल अवेलेबल डाटा हॉलिस्टिकली, मतलब कि ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ सेंसस डाटा, जो बाकी भी डाटा है वो चाहे NSSO का हो या NFHS का हो, उसको भी यूटिलाइज करना चाहिए। तीसरा कि चेंजेस इन सेंसस टू मीट डिमांड ऑफ द आवर, ठीक है। और साथ में एंश्योर डिजिटल अल्टरनेटिव्स एंड लिंकिंग ऑफ डाटा सोर्सेज इन्वॉल्विंग सेंसस ऑपरेशन, मतलब कि सेंसस को इस तरह से डिज़ाइन करना चाहिए, अपडेट करना चाहिए, मतलब सिर्फ कास्ट रिलेटेड नहीं बाकी चीज़ों में भी, ताकि वो जो हमारी इस जनरेशन मॉडर्न जनरेशन का जो 21st सेंचुरी जनरेशन का जो डिमांड है उसको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर पाए, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा, जो कंक्लूजन में आप लिखोगे कि बिफोर अनदर SCC इज़ कंडक्टेड स्टॉक टेकिंग ऑफ द प्रीवियस एक्सरसाइज, मतलब कि हम आगे तो बढ़े, ठीक है, लेकिन जो बाकी भी चीज़ें हो रही है उनको भी हम लोग को एनालाइज करते हुए आगे बढ़ना होगा। तो ये जो SCC डाटा यहाँ पे दिया हुआ है वो आप देख सकते हो खुद से, ठीक है। ये आपका है कि टोटल हाउस होल्ड्स कितने हैं, फिर रूरल हाउस होल्ड्स कितने हैं, फिर टोटल एक्सक्लूडेड हाउस होल्ड्स, ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड। इन बेसिस पे बेसिकली ये जो 5 पैरामीटर है, अगर किसी के पास ये सारे पैरामीटर हैं तो वो ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाता है, जैसे कि कोई हाउस होल्ड विदाउट शेल्टर, destitute living on alms, manual scavenger families, primitive tribal groups, legally released bonded labor, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा। तो ये वाला टॉपिक तो हो गया आपका। वे फॉरवर्ड में यहाँ पे जैसे मैंने कहा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा कि यूटिलिटी समझना होगा कास्ट डाटा का। दूसरा जो डाटा है उसको हॉलिस्टिकली देखना पड़ेगा। तीसरा कि सेंसस में चेंजेस लाने पड़ेंगे जो नीड ऑफ द आवर्स है उसके अनुसार। तो ये वाला तो हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक लूँगी। थैंक यू।